अब अपन जो स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ किया था। तो यहाँ है मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। क्या क्या यूज़ किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक अच्छा फॉर्म देने के लिए। पहला था इमेस्क्यूलेशन, जिसको बोलते हैं विपुंसन। मैं एक बार सबका नाम लिख दे रही हूँ, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इस बारे में। फिर है बैगिंग, फिर है डस्टिंग, फिर है टैगिंग, फिर लास्ट में है क्रॉस, फिर सीड कलेक्शन। ये है मेंडल का एक्सपेरिमेंट टेक्निक। क्या मतलब है इसका बताओगे? विपुंसन मतलब मेंडल ने जो पाइसम सटाइवम जो पी प्लांट था उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इस टेक्निक के थ्रू किया था उसने। तो क्या है ये टेक्निक? ये टेक्निक में पहला स्टेप है इमेस्क्यूलेशन। इमेस्क्यूलेशन मतलब विपुंसन। क्या होता है इमेस्क्यूलेशन? अब अपन को पता है बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट है तो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स सेम टाइम पे मेच्योर होंगे कि नहीं होंगे? तो मतलब इमेच्योर फेज में ही मेल पार्ट का मतलब स्टेमन का हाथ से तोड़ के या फिर प्लकर से तोड़ के बाहर फेंक देना, ये होता है विपुंसन। समझ रहे हो? पुंसन विपुंसन ये तो मेल से ही रिलेटेड है, आइडिया लगा सकते हो। फिर बैगिंग, बैगिंग जो फीमेल पार्ट बचा है फीमेल पार्ट के ऊपर थैली बांध देना। क्यों बांध देना? कंटामिनेशन ना हो। समझ रहे हो? एयर से कंटामिनेशन ना हो या फिर एयर पोलिनेशन के थ्रू कोई और पोलिनेट आके उसको फर्टिलाइजेशन ना कर दे। डस्टिंग, जब फीमेल पार्ट अच्छी तरीके से मेच्योर हो जाए तो जो डिजायरेबल अपने पोलन ग्रेन है उसको डस्ट करवा देना। ठीक है। उसके बाद टैगिंग, टैगिंग मतलब नामकरण दे देना। नामकरण मतलब कि ये F1 जनरेशन है, क्योंकि 2 से 3 महीने का ही कार्यकाल होता है मटर के पौधे का और फिर पता भी नहीं चलता है। तो टैग लाइन देना मतलब टैग देना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसमें कब करवाया था, होता है ना छोटे छोटे स्टिकर्स चिपका देना वो। क्रॉस, क्रॉस मतलब जो पोलिनेट होके फर्टिलाइजेशन से जो स्पीशीज बनी उसके जैसे सेम से क्रॉस करवा देना। ठीक है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन हुआ, मतलब क्रॉस हुआ। उसके बाद जो मिला सीड उसको कलेक्ट करके एक नया प्लांट बना के उसके अंदर कैरेक्टर्स के हेरिडिटी को चेक करना। ये टेक्निक थी मेंडल की, जो मेंडल ने थ्रू आउट अपने 1856 से 1865 मतलब 10 साल के कार्यकाल में उसने यही टेक्निक का पूरा काम किया था। इसी टेक्निक पे काम किया था उसने। अब मैं बताती हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी अपन बोलते हैं कि मेंडल की किस्मत खराब थी या फिर मेंडल को एक अच्छा रिकग्नाइजेशन नहीं मिला था। क्या कारण था? 3 बड़े बड़े कारण थे। पहला कारण था कि मेंडल जब काम कर रहा था ना उस टाइम पे साइमल्टेनियसली इवोल्यूशन पे भी बहुत बड़े बड़े वर्क हो रहे थे, रिसर्च हो रहे थे। तो लेमार्क, डार्विन ये सब बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे। अब जो डार्विन था वो डोमिनेटिंग था और बहुत प्रभावशाली आदमी भी था। ठीक है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसे प्रभावशाली थी और मेंडल बहुत पोलाइट थे। और क्या मेंडल का एग्रेसिव नेचर नहीं थे मेंडल का। तो पहला था लैक ऑफ एग्रेसिवनेस।
आप समझ रहे हो एग्रेसिवनेस का मतलब अपन देखते हैं कई बार अपन देखते हैं कैबिनेट मीटिंग देखते हैं, जैसे अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट का चल रहा है, अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। अशोक गहलोत को समझ लो डार्विन और सचिन पायलट को समझ लो अपना मेंडल। क्यों? सचिन पायलट कितने एलिगेशंस लेके चल रहा है, लेकिन वो शांत बैठा है। क्यों? क्योंकि उसमें एग्रेसिवनेस नहीं है। और अशोक गहलोत बहुत अग्रेसिव है, तो अग्रेसिवनेस के चक्कर में अशोक गहलोत जोर जोर से माइक पे जो बोल देता है पब्लिक को वही सही लगता है। पब्लिक में भी इतना दिमाग नहीं है। वैसे भी अपन जानते हैं ना कि यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है। सचिन पायलट का स्टेप एकदम सही था उठाना, समझ रहे हो। बस बात यही है कि मेंडल ने अपना प्रपोजल रखा कि भाई देखो मैंने 10 साल में ये काम किया है मैंने काम, ये मैंने रिजल्ट निकाले हैं। अब रिजल्ट निकालने के बाद में आप देखो कि ये पेपर में पब्लिश होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये सब। तो बेटा कौन चाहेगा कि मेरे से दूसरा आगे बढ़े? वो यही बोलेंगे, ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि एक तो रखने का तरीका गलत था उसका। मेंडल ने अपनी बात बहुत पोलाइटली रखी, माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक, मैं तो वैसे भी चर्च में प्रीस्ट हूँ, तो मैं तो मेरा काम करता रहूँगा, वैसा आदमी था। दूसरा कि उस टाइम पे क्या ये डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का बहुत बोलबाला चल रहा था उस टाइम पे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो सब कोई क्या वहीं पे बिजी थे। अब देखो साइंटिफिक फील्ड में अगर दो चीज़ें साइमल्टेनियस चल रही है और डार्विन ये बोल रहा है कि ऐप बने, फिर बंदर से ऐप बने, चिंपांजी बने, चिंपांजी से फिर होमोसेपियन बने, तो बहुत ही बड़ी चीज़ बोल रहा था कि वो हम मनुष्य लोग जो हैं वो बंदरों से बन के ऊपर आगे आए हैं। तो वो चीज़ थोड़ी डाइजेस्टेबल नहीं थी पब्लिक के लिए। तो ये चीज़ ज़्यादा पब्लिक का अट्रैक्शन, ध्यान ज़्यादा खींच रही थी, अटेंशन पब्लिक का ये ज़्यादा खींच रही थी। तो उसमें मेंडल पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। फिर तीसरा कारण ये था कि जो मेंडल ने न्यूज़पेपर में अपना एडिशन में अपना पब्लिश करवाया अपना पूरा एक्सपेरिमेंट, तो वो भी क्या लोकल लेवल का न्यूज़पेपर था, लोकल लेवल न्यूज़पेपर, समझ रहे हो, लोकल लेवल का न्यूज़पेपर था। तो फिर चौथे में क्या है, लोकल लेवल का न्यूज़पेपर था। अब चौथा ये था कि जब उसने अपने प्रस्ताव रखे तो उन्होंने क्या, एक तो सबसे बड़ा कारण था कि मेंडल मैथमेटिशियन था। तो अब जैसे आप भी समझ रहे हो है ना, कोई भी अगर 10 साइंटिस्ट लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ही बड़े दिग्गज है अपने अपने फील्ड में, हाँ, उनके सामने बायोलॉजी में दिग्गज है, उनके सामने अगर मेंडल बैठेगा वो भी मैथमेटिशियन, तो अगर मेंडल की चीज़ें सही भी है ना, तो जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका ईगो हर्ट हो जाएगा कि यार ये तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है और ये हम लोगों को मात दे रहा है। तो उसको ये चीज़ कह के दबा दिया गया कि भाई आपका बैकग्राउंड एकेडमिक रिकॉर्ड है ना वो इतना साउंड नहीं है कि हम आपके सारे एक्सपेरिमेंट को वैलिड मान लें, और अगर आपको वैलिडिटी शो करनी है तो एक काम करो कि आप हम आपको एक प्लांट देते हैं, हाइरेशियम, हम आपको एक प्लांट देते हैं हाइरेशियम, आप इस प्लांट में पी प्लांट में जो करवाए थे ना अपने एक्सपेरिमेंट वो सारे करवाओ, सारे रिजल्ट लेके आओ, फिर हम आपकी बात मान जाएंगे कि आपने जो एक्सपेरिमेंट करवाया वो एकदम सही है और ये रिजल्ट आगे पब्लिश होने चाहिए, इन रिजल्ट्स पे आगे काम होना चाहिए। अब मेंडल का दुर्भाग्य देखो, हाइरेशियम एक प्लांट ऐसा था जिसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, जिसमें पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा मतलब बिना निषेचन के जिसमें युग्मक बन जाएगा, तो उसमें कैसे तो वो प्योर वैरायटी निकालेगा, कैसे वो क्रॉस करवाएगा, कुछ करवा ही नहीं सकता क्योंकि रिजल्ट तो कुछ मिल ही गई नहीं ना उसको, क्यों पार्थेनोजेनेसिस की वजह से, समझ रहे हो। तो ये कारण हुआ, ठीक है। तो सबसे बड़े ये कारण थे। पांचवा ये कारण था कि मेंडल ने जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
मतलब समझ रहे हो, उन्होंने विश्लेषणात्मक कैरेक्टर का संख्यात्मक एनालिसिस किया। अब बायोलॉजी वालों के तो ये डाइजेस्ट वाली बात नहीं है ना कि कोई एक्सपेरिमेंट करे और उस एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस हम स्टैटिस्टिकली करें, बायोमेट्रिक तरीके से करें। समझ रहे हो, बायोमेट्रिक तरीका मतलब मैट्रिक्स बीच में आ जाए, मैट्रिक्स वाली चीज़ें अब होने लगी है। तो मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको ये बोला कि आज में जीके नहीं कर रहे हो, आज से 20 साल बाद की बात आज करवा रहे हो जो आज डाइजेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये कारण थे मेंडल के फेल होने का। लैक ऑफ एग्रेसिवनेस, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में डार्विन वाले लॉ में सब कोई एंगेज थे, लोकल न्यूज़पेपर था तो इतना ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पाया उनका एक्सपेरिमेंट। फिर जो उनको प्लांट दिया गया उनमें पार्थेनोजेनेसिस होता था, हाइरेशियम में पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, और फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जो कि बायोमेट्रिक लेवल पे था, जो कि सांख्यिकी गुणन था, जो डाइजेस्टेबल नहीं था वहां के साइंटिस्ट का उस टाइम पे। ठीक है, ये कारण था। अब अपन आते हैं अपने मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आते हैं अपन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक संकर संकरण। ठीक है, अभी एक संकर संकरण क्या होता है? ए क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, मतलब एक ही कैरेक्टर हो, दोनों पेरेंट्स में सिर्फ किसी भी क्रॉस को करवाने के लिए दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो पेरेंट्स हर चीज़ में सिमिलर हो, केवल एक कैरेक्टर उनका डिफरेंट हो, एक कैरेक्टर डिफरेंट हो, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ए क्रॉस बिटवीन ओनली वन कैरेक्टर इज डिफरेंट इन पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए मेंडल ने हर कैरेक्टर लिया, मतलब स्टेम की हाइट भी ली, फ्लावर की पोजीशन भी ली, फ्लावर का कलर भी लिया, सीड शेप भी लिया, पोड शेप भी लिया, सारे जो 7 कलर मैंने कंट्रास्टिंग करना ट्रेट्स लिखे थे वो सारों को उन्होंने कई हजारों बार उन्होंने क्रॉस करवा के ये चीज़ देखी। लेकिन अभी अपन एक स्टडी के लिए केवल स्टेम की हाइट लेंगे। ठीक है, तो स्टेम की हाइट अपना पेरेंट प्लांट दैट इज कॉल्ड पी, उसको बोल दिया टी और इधर क्रॉस करवाया टी के साथ, मतलब ये तो है अपना लंबा और ये है अपना बोना, स्टेम हाइट ली। अब क्रॉस करवाने के बाद में जो बना ना वो यहाँ पे बना टी, जिसको बोल दिया हाइब्रिड, मतलब संकर। ये हुई अपनी F1 जनरेशन। F1 का मतलब क्या होता है? पहली संतान, मतलब F का मतलब होता है फीलियल, FILLIAL, फीलियल। तो ये हुई अपनी F1 जनरेशन। अब इस हमेशा याद रखना कि मेंडल ने जो भी पॉलिनेशन करवाए, जो भी फर्टिलाइजेशन करवाए, क्रॉस करवाया, उसमें जो पहला F1 जनरेशन करवाया ना, बस वो ही क्रॉस पॉलिनेशन से करवाया। उसके बाद जितनी भी जनरेशन्स आई है वो सेल्फ पॉलिनेशन से आई है। तो अब ये सेल्फ पॉलिनेट करवाओ, इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे ना तो 4 बनेंगे इसके, टी एंड टी बन गए। ये हो गई अपनी F2 जनरेशन। ये अपनी बन गई F2 जनरेशन। ओके, अब ये F2 जनरेशन में भी अगर अपन सेल्फिंग कराते हैं, इसको लिखो यहाँ पे सेल्फिंग, मतलब स्वतः तरीके से ब्रीडिंग करवाना। सेल्फिंग, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, सेल्फिंग कराते हैं। अगर इधर भी सेल्फिंग कराते हैं अपन, F3 जनरेशन लेते हैं, तो देखना इधर टी को टी से करवाएंगे तो सारे लंबे होंगे, ऑल होंगे कि नहीं होंगे, और इधर करवाएंगे तो वापस यही वाला खेल आ जाएगा जिसमें 3:1 रेशियो हो जाएगा, इसका भी यही वाला हो जाएगा सीन, और ये सारे ऑल हो जाएंगे।
समझ रहे हो? तो अब इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट होता है जो F2 जनरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो आप बताओगे मुझे क्या इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो होगा? मैं यहां लिखती हूं, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या हो सकता है? फिनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिनोटाइप ये होता है कि बाहर से देखने से जो लंबे लग रहे हैं वो सारे लंबे हैं, बाहर से देखने से जो छोटे लग रहे हैं वो सारे छोटे हैं। मतलब बाहरी अपीयरेंस फिनोटाइप के लिए मैटर करती है। तो बाहरी अपीयरेंस में आप बताओ ये कौन सा होगा? ये पूरे लंबे हैं, इसमें लंबे प्लांट बनेंगे। टीटी ये सारे लंबे बनेंगे। मैंने एक चीज बताई थी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों आ जाते हैं हेटेरोजाइगस फॉर्म में। तो वो एक्टिव फॉर्म जीन का एक्टिव जीन अपना प्रेजेंस दिखाएगी जो प्रभावी होगी। प्रभावी यहाँ पे लंबाई है, टी है, तो यहाँ पे ये लंबा होगा, ये लंबा होगा और ये बोना होगा। तो 4 में से 3 तो हो गए लंबे और 1 हो गया अपना छोटा। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। समझ रहे हो? ठीक है। अब इसी तरीके से जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप रेशियो बाहरी वातावरण से मॉर्फोलॉजिकली नहीं देखी जाती है, एक्सटर्नली देखा जाता है। जीन्स में, जीन्स कैरेक्टर में, फैक्टर्स में देखा जाता है। तो फैक्टर्स में आप बताओ ये है, इसके जैसा और कोई है? तीनों ही नहीं है, तो ये एक है सिर्फ। ये है, इसके जैसा और कोई है? ये है, 2 है। और ये छोटे वाले स्मॉल टी है वो 1 है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो हो गया अपना। समझ रहे हो? ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, ये जीनोटाइपिक रेशियो हो गया अपना। ये हो गया। अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके 3 रिजल्ट सामने आए। 3 रिजल्ट में पहला आता है अपना रिजल्ट, पहला रिजल्ट आता है यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर, फिर दूसरा आता है डोमिनेंस, डोमिनेंस, और फिर तीसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या मतलब है तीनों का? तीनों का मतलब ये होता है, पहले वाला रिजल्ट जो है यूनिट फैक्टर, यूनिट फैक्टर ये बोलता है किसी भी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब किसी भी कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाने के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है जिसको अपन फैक्टर बोलते हैं। वो ही होता है उत्तरदायी नेक्स्ट जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स को अपीयर करवाने के लिए। ये होता है यूनिट फैक्टर का लॉ। दूसरा होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस मैंने ये बताया ना कि किसी भी पीढ़ी में अगर 2 तरीके के हिटेरोजाइगस फॉर्म में अगर किसी का प्रेजेंस हो रहा है तो वो डोमिनेंस वाला, मतलब जो प्रभावी होगा वो अप्रभावी के ऊपर अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दिखाया था मैंने, ये लंबे हो जाएंगे, ये है टीटी, ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में है लेकिन ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो ये टोटली फॉर्म में लंबे ही होंगे सारे प्लांट। ठीक है, ये होता है डोमिनेंस का। तीसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में ये होता है कि जब भी किसी भी प्लांट में, जैसे मतलब ये है टीटी, ये हाइब्रिड बन गया, ये हाइब्रिड बन गया, अब ये युग्मक बनाएगा, तो ये युग्मक टी बनाएगा और ये युग्मक टी बनाएगा। 2 तरह के युग्मक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यहाँ पे 2 तरीके के युग्मक बनेंगे। तो ये दोनों तरीके के युग्मक है, ये फ्रेशली अपने कैरेक्टर को अलग अलग से शो करने के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र है। मतलब युग्मक हमेशा अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करने, युग्मक हमेशा किसी भी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। मतलब ये टी है, ये लंबेपन के लिए शुद्ध है, ये टी है, ये बोनेपन के लिए शुद्ध है। ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ रहे हो? तो रिजल्ट 3 आए थे, यूनिट फैक्टर रिजल्ट, डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। और चौथी बात जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकल के आई सबसे पहले, कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट
जो मतलब दोनों पेरेंट्स से, प्योर पेरेंट्स से अपन ने क्रॉस करवाया, तो फर्स्ट पीढ़ी में जो रिसेसिव फॉर्म में है वो कैरेक्टर नहीं दिख रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जब नेक्स्ट सेल्फ पोलिनेट करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, तो वही चीज आगे कंटिन्यू होगी, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। वो चीज आगे अपीयर भी हो सकती है, जैसे हुई ना ये लंबापन, ये F1 जनरेशन में सिर्फ लंबापन दिखा, लेकिन इसकी अपन ने सेल्फिंग करवाई, मतलब टीटी को क्रॉस टीटी से ही करवाया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे बोनापन दिखा ना 25%, ये 25 है तो 25% दिखा ना यहाँ पे बोनापन। ये इस पीढ़ी में नहीं दिखी, लेकिन ये सेकंड पीढ़ी में दिखा। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सबसे बड़ा रिजल्ट था। आगे बात समझ में, ठीक है। ये अपना था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब मैं एक चीज बताती हूँ, एक मेथड बताती हूँ जिसको बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड। एक सेकेंड, चेकर बोर्ड मेथड, ये है अपना चेकर बोर्ड मेथड। अपना ये है चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है। ये दिया था सी पुन्नेट ने, कई बार नाम पूछ लेता है, इसलिए बता दिया मैंने कि किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। इसने ये बोला था कि मतलब ये तो मेंडल ने दे दिया था, लेकिन एक मेथड में रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिखाई थी। मेथड में रिप्रेजेंटेशन मतलब ये बड़े हैं, मतलब लंबापन का कैरेक्टर है, और ये बोनेपन का कैरेक्टर है, ठीक है ना। यही होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो इसमें अपन ने ले लिया कि एक को बना लिया अपन ने मेल प्लांट। हाँ, एक चीज छूट गई, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस से प्रभावित नहीं होता है। रेसिप्रोकल मेथड क्या होता है कि यहाँ पे अपन ने लंबा कैरेक्टर लिया है फीमेल का, और यहाँ पे अपन ने लिया बोना कैरेक्टर मेल का। तो रेसिप्रोकल होता है कि अपन इनको इंटरचेंज कर दे, जहाँ पे अपन ने फीमेल का लिया है वहाँ पे अपन मेल कर दे, जहाँ पे अपन का मेल का लिया है वहाँ पे फीमेल का कर दे, और फिर रिजल्ट देखे। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट रेसिप्रोकल क्रॉस से प्रभावित नहीं होता, रिजल्ट सेम आते हैं। अब चेकर बोर्ड में आते हैं अपन। आपको पता है ऐसे फीमेल को डिनोट करते हैं और ऐसे मेल को डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये फीमेल है और यहाँ पे ये मेल है, ठीक। ये है चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है। अब यहाँ से जो युग्मक बनेंगे, जायगोट बनेगा, वो ये होगा। बना कि नहीं? हाँ, बने कि नहीं? ये बन गए ना, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड। बन गया टीटी। एक सेकेंड, क्या गलत किया मैंने? टी 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 टी। हाँ, ये तो अपनी इससे जो बना वो तो अपना F1 पीरियड बनेगा, F1 जनरेशन बनेगी। अब इस F1 जनरेशन की अपन सेल्फिंग करवाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ये टी और यहाँ पे आएगा ये टी, मतलब इसका इसी के साथ करवा रहे हैं। वो गलत हो गया था मुझसे, इसका इसी के साथ करवा रहे हैं, तो मतलब टी टी ये दोनों है फीमेल पार्ट के, ये है मेल पार्ट के, तो फिर अपना रिजल्ट ये आएगा।
ये रिजल्ट आएगा। तो अगेन यहाँ पे जीनोटिपिकल रेशियो यही आएगा 1:2:1। देख लो, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये अपना जीनोटिपिकल रेशियो आएगा। अब नेक्स्ट अपना ऐसे ही आता है एक और जिसको बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड, फोर्क लाइन मेथड भी उस तरीके से होता है। इसमें ये होता है कि अपन कम टाइम में ये बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड टाइप्स ऑफ जाइगोट्स, ये सब बता सकते हैं। जैसे 2 की पावर n, इससे अपन बता सकते हैं टाइप ऑफ जाइगोट, टाइप ऑफ जाइगोट। और एक और होता है, एक और भी बनता है इसके अंदर, वो मैं बताती हूँ। टाइप ऑफ जाइगोट के साथ में एक चीज और बन जाती है इसके अंदर, फिनोटाइपिक कैटेगरी। जाइगोट मतलब गेमिट्स, जो गेमिट बनेंगे ना, एंड फिनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर, ये बनता है 2 की पावर n से। अब जैसे 3 की पावर n, ये होता है जीनोटाइपिक कैरेक्टर, है ना। बेसिकली अपने पूरे जेनेटिक्स में सिर्फ ये दो ही से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे और भी है 4 की पावर n और 5 की पावर n। ये भी 4 की पावर भी n है जो जाइगोट की संख्या दिखाता है, 4 की पावर n है जो नंबर ऑफ जाइगोट बताता है। अब ये क्या है बताऊं क्या है? ये जो होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगस देखा था ना अपन, उस पे बेस्ड है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, A B, इसमें 2 की पावर n से अपन को टाइप्स ऑफ गेमिट्स निकालने हैं। तो टाइप्स ऑफ गेमिट्स कैसे निकालें? यहाँ पे n बराबर क्या रखूं? n बराबर यहाँ पे हेटेरोजाइगोसिटी क्या है? हेटेरोजाइगोसिटी यहाँ पे 0 है। ये a के बराबर है, b के बराबर है, तो हेटेरोजाइगोसिटी यहाँ पे 0 है। तो t की 2 की पावर 0 हो गई, सिर्फ एक तरीके का गेमिट बनेगा यहाँ पे फिनोटाइपिक कैरेक्टर सिर्फ एक होएगा, एक तरीके का गेमिट बनेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे ले लेते हैं A B। तो आप बताओ यहाँ पे 2 की पावर क्या रखूँ मैं? 2 की पावर यहाँ पे 1 रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगोसिटी केवल 1 में आई है। B तो सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गेमिट बन जाएंगे। समझ रहे हो? अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिखूं A B और C। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ गेमिट बता सकते हो? टाइप्स ऑफ गेमिट यहाँ पे हो जाएंगे 2 की पावर 3, दैट इज 8। समझ रहे हो कि नहीं? और इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन डाल के ये पूछ लूं कि जीनोटाइपिक कैरेक्टर बताओ, जीनोटाइपिक कैरेक्टर बताओ, तो जीनोटाइपिक कैरेक्टर में यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n। 3 की पावर n आएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर n आके आएगा 27। सब कुछ हेटेरोजाइगस और मोनोजाइगस से ही होगा। समझ रहे हो? सब कुछ उसी से होगा। अब जैसे अब इसी को एक्सप्लेन करूं मैं, ये वाले को एक्सप्लेन करूं मैं, एक सेकेंड, यहां नहीं, यहां करती हूं मैं। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा A B, इसमें 2 की पावर कितनी होगी आप बताओ? 2 की पावर 2 होगी, क्योंकि 2 अलग अलग है, हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ पे 4 बन गए। अब ये 4 अपन ने यहाँ पे फ्यू सेकंड्स में निकाल लिया। और अगर वो ही अपन चेकर बोर्ड या फिर और मेथड से करते, तो देखो कैसे करते। पहले इस A का अपन क्रॉस करवाते इस B के साथ, फिर करवाते इस B के साथ, तो बनता अपने पास AB, फिर AB। फिर अपन इस छोटे वाले A का करवाते इस B के साथ, फिर इस B के साथ, तो अपने पास मिलता AB और AB। यही हुआ ना, 1:2:1। वही चीज हुई ना? हुई कि नहीं हुई? मतलब सॉरी, यहाँ पे सारे अलग अलग कैरेक्टर्स बन गए। 25% और 25%। इसमें होमोजाइगस में 2 हो गए, एक ये और हेटेरोजाइगस में ये 2 हो गए।
वैसे ये 1:2:1 वाला जीनोटाइप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बस यही हो गया। ठीक है, समझ में आई? जेनेटिक्स की शुरुआत ऐसे हुई, क्या हुआ, सब समझ में आया? ये है अपना जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो अपन ने शुरू कर दिया है। अब अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद में जो मेंडल के बाद में जो डुप्लीकेट जीन, एपीजीन, ये जीन वो जीन, जो जितने भी हैं, क्रॉसिंग ओवर, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, सब कुछ इसी में पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स जल्दी से आके खत्म भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आई होप ये बहुत अच्छे से समझाया मैंने। इस पे बेटा, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ये जो फॉर्क लाइन मेथड है ना, इस पे ये चीज याद करने की है। इस पे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, ये याद करने की है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद करने की है, ठीक है ना? ये प्रैक्टिस करना। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।